हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। माई सेल्फ आरसी सर। यदि आप आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री टेंजेंट नॉर्मल वाले पार्ट में अगर आपको दिक्कत आ रही है तो बिल्कुल ये वीडियो आपके लिए है। क्या आपने लास्ट वाला देखा है? बिल्कुल। तो बच्चे, अगर आपने देखा है तो बिल्कुल इसमें वो चीज बताऊंगा जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम बच्चों को करती है और उस क्वेश्चन को सबसे ज्यादा बार गलत किया जाता है बच्चों द्वारा और बहुत सारे कंफ्यूजन्स होते हैं। और वो ऐसा मानो, अगर वो क्वेश्चन जिस दिन पूछा जाएगा और पूछा ही जाता है तो आपके 4 नंबर्स बच सकते हैं। क्या जानते हैं वो क्वेश्चन कौन सा है? तो जानने के लिए ये वीडियो पूरा देखें। और अगर ऐसा नहीं मिले तो बिल्कुल बच्चे आप कमेंट में बता सकते हो, बिल्कुल डिसलाइक कर सकते हो। अच्छा, इंग्लिश मीडियम वाले, अच्छा सर हमने पढ़ा है, पूरा पढ़ा सर, बहुत अच्छे से। तो गारंटी देता हूं कहीं पे भी एग्जैक्ट स्टेप्स आपको नहीं मिलेंगे अभी तक, ना किसी बुक, ना कहीं नहीं। और वो क्वेश्चन अगर मैं गलत करवाना चाहूं, क्योंकि बहुत से बच्चों को देखा मैंने, जब भी मैंने क्लास में क्वेश्चन दिया है हर बार बच्चों ने गलत किया है, हर बार। वो 6-7 साल जब भी पढ़ा रहे हैं तो उसका एक्सपीरियंस मैं बता रहा हूं, हर बार गलत किया। अगर जानना चाहते हैं तो बिल्कुल पूरा वीडियो आपके लिए। तो आज अपन सर्कल का लेक्चर नंबर 8 टेंजेंट ऑफ सर्कल की बात करेंगे और उसमें अपन कुछ पार्ट पढ़ चुके थे, तो ये दूसरा वीडियो है उसका। चलो चलें, बिल्कुल। तो देखिए, ये है पैरामेट्रिक फॉर्म। देखो, टेंजेंट के 3 फॉर्म होते हैं। पहला स्लोप फॉर्म, दूसरा पॉइंट फॉर्म, तीसरा पैरामेट्रिक फॉर्म। पैरामेट्रिक फॉर्म का क्या यूज है और ये होता क्या है, ये जानना बहुत जरूरी है कि ये होता क्या है। तो क्या होता है बच्चे पैरामेट्रिक? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल एट पैरामेट्रिक पॉइंट। बस अगर ये नाम याद रह गया तो भी काम हो जाएगा। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल एट पैरामेट्रिक पॉइंट। कहां पे? पैरामेट्रिक पॉइंट पे। कहां बच्चे? पैरामेट्रिक पॉइंट। अब पैरामेट्रिक पॉइंट कहां होता है? सर्कल के ऊपर होता है। पैरामेट्रिक जो पॉइंट आपका ए cos थीटा ए sin थीटा, यही तो होगा। और ये तो बच्चे कहां होगा? सर्कल के ऊपर ही होगा। ए cos थीटा ए sin थीटा सर्कल के ऊपर ही होगा। तो सर्कल के ऊपर ही है, तो बताओ इस टेंजेंट का इक्वेशन लिखना तो बहुत आसान है। कैसे सर? t बराबर 0। t बराबर 0 तो t लिखो इस वाले सर्कल के लिए, x x1 प्लस y y1 इक्वल टू ए स्क्वायर। x x1 का वैल्यू पुट कर दो, x1 का वैल्यू a cos थीटा प्लस y y1 का वैल्यू a sin थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर। क्या बात क्लियर है? एक a से a कट जाएगा, क्यों? एक a से a कट जाएगा, क्यों? क्योंकि a 0 नहीं है, तो ये आ गया। और इसको बहुत आसानी से याद रखा जा सकता है क्योंकि इसका यूज काफी टाइम से आएगा। इसलिए अगर इसको याद रखना है या इसका विजुअलाइजेशन, देखो बच्चे, यहां चीजें ऐसे याद नहीं रहेंगी। आप कितनी रखोगे? सर्कल के लिए रख लोगे। पैराबोला, 4 पैराबोला आएंगी, उनके भी याद करने लगे। और फिर दो इलिप्स भी आएंगे, 2 हाइपरबोला भी आएंगे, तो कितनी याद रखोगे भाई? तो इसलिए चीजें कैसे स्टडी करना चाहिए या ये फॉर्म मेरे को कैसे याद रहेगा। अच्छा, पैरामेट्रिक इक्वेशन का मतलब इक्वेशन कहां पे? पैरामेट्रिक पॉइंट पे। तो सर वो तो t बराबर 0, बिल्कुल बिल्कुल सही बोला, t बराबर 0। अब t मन ही मन में चल रहा है, अच्छा ये सर्कल, इस पे पैरामेट्रिक पॉइंट ही, अच्छा वो t बराबर 0 रखाएंगे, ए से कटेगा तो यही आएगा। तो इतनी चीज बच्चे एक साथ सोच लेते हैं। और 11th के जो बच्चे हैं खासकर उनको मैं बोलूंगा अभी के लिए आप इसको याद करो। उसके बाद आपको यह समझ आएगा कि इसको तो मैं ऐसे ही लिख सकता हूं, अरे ये तो मेरे माइंड में ऐसे ही है। कैसे? t बराबर 0 से। अच्छा, एक cos थीटा ए sin थीटा और एक कट गया, खत्म, ये आ गया। तो इसलिए अब बात आती है वेयर टू यूज। इसको यूज कहां करें? और इनफैक्ट या ऐसे बोल सकते हैं अपन कि भाई 3 फॉर्मेट आ गए, स्लोप, पॉइंट और पैरामेट्रिक। इनका यूज क्या है, कहां कहां यूज करें, तो वो ही आज अपन सीखेंगे। तो जनरली क्या होता है, जैसे मैंने आपको क्या बताया था, पैरामेट्रिक पॉइंट कब अपने दिमाग में आता है? पैरामेट्रिक पॉइंट का
जब ऐसा बोले कि एक कर्व है, इस पे एक पॉइंट है, फिर इस पॉइंट के साथ ये किया जा रहा है, ये और किया जा रहा है, तो पैरामेट्रिक पॉइंट के बारे में सोचते हैं। ऐसे ही जब ऐसा बोले जाए कि एक कर्व का टेंजेंट ये है, ये टेंजेंट ऐसा कर रहा है या इस टेंजेंट के साथ ऐसा किया जा रहा है, तब अपने दिमाग में आना चाहिए। या फिर ऐसा बोल दे कि एक कोई वेरिएबल टेंजेंट है, उसके बाद में उसके साथ कुछ हो रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में अपन कौन सा ले लेते हैं, पैरामेट्रिक टेंजेंट। कि टेंजेंट है, उसके साथ कुछ कुछ और किया जा रहा है या वो कुछ कुछ कर रही है, तो उस सिचुएशन में अपन कौन सा पैरामेट्रिक टेंजेंट का यूज करें। क्लियर है ये बात? और स्लोप फॉर्म का कहां यूज करेंगे वो भी आएगा, तो क्या बात क्लियर है? तो ये ध्यान से देखिए। तो तीनों फॉर्मेट हो गए। अब क्वेश्चंस करते हैं, चलिए बच्चे। द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द कर्व मीट्स द कोऑर्डिनेट एक्सिस एट ए एंड बी, देन फाइंड लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ ए बी। काफी अच्छा क्वेश्चन है बच्चे, काफी अच्छा क्वेश्चन है। खुद से करो पहले 5 मिनट, उसके बाद देखना। और 2 लॉजिकल तरीके बताऊंगा जहां से आपका थॉट प्रोसेस डेवलप होगा कि एक्चुअल में करते कैसे। तो क्या बोला इसने, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल मीट्स, मतलब एक बोला कि एक टेंजेंट है जो कोऑर्डिनेट एक्सिस को मीट कर रहा है, फिर कुछ कुछ और हो रहा है। तो क्या सबसे पहला चॉइस क्या आएगा बच्चे आपके दिमाग में? ये वाला सर्कल, इसके किसी पॉइंट पे टेंजेंट, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस को ये पॉइंट ए पे मिल रही है और ये भी, तो ये और भी। अब बताओ मुझे, तुम कौन सी टेंजेंट लिखना पसंद करोगे? भाई एक टेंजेंट है सर्कल की, वो ऐसे ऐसे मीट करे, तो सीधा सीधा सर टेंजेंट एक्स कोस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इक्वल टू ए, इक्वल टू ए का वैल्यू कितना है यहाँ पे 2। तो ये टेंजेंट मैंने मान लिया। अब क्या बच्चे मेरे को पॉइंट ए दे सकते हो, तुम ए निकाल के दे सकते हो। ये वाला टेंजेंट एक्स एक्सिस को ए पे कट करता है, तो क्या पॉइंट ए निकाल सकते हैं बच्चे अपन? अरे ये कैसे निकालें? इसका y कोऑर्डिनेट 0, क्यों? x एक्सिस पे पॉइंट है, तो इसलिए y कोऑर्डिनेट 0। y कोऑर्डिनेट का वैल्यू 0 है, तो y का वैल्यू 0 पुट करो, y का वैल्यू 0 पुट करो, x का वैल्यू 2 बाई cos थीटा। भाई y का वैल्यू 0 पुट करते, ये 0, तो x का वैल्यू 2 बाई cos थीटा। ऐसे ही क्या अपन पॉइंट बी निकाल सकते हैं? क्या पॉइंट बी निकाल सकते हैं? बिल्कुल, पॉइंट बी के लिए x कोऑर्डिनेट 0, x का वैल्यू 0 होगा, तो x का वैल्यू यहां 0 डालो, तो 2 बाई साइन थीटा। तो a और b निकाल पाए? बिल्कुल। अब क्या चाहिए अपने को? a एंड b, देन फाइंड लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ ए बी। मिड पॉइंट ए बी के मिड पॉइंट, ए बी का मिड पॉइंट यहाँ, तो क्या बच्चे आप m निकालोगे? m मिड पॉइंट, भाई इसका मिड पॉइंट क्या आएगा? मिड पॉइंट क्या आएगा बच्चे? मिड पॉइंट m। इसका कोऑर्डिनेट क्या आएगा? इसका और इसका मिड पॉइंट, तो दिस प्लस दिस बाई 2, तो ये क्या आ जाएगा बच्चे? 1 बाई कोस थीटा और 1 बाई साइन थीटा। 1 बाई कोस थीटा 1 बाई साइन थीटा आ जाएगा ये। अब इस पॉइंट m का लोकस चाहिए। अगर पॉइंट m का लोकस चाहिए तो इसको h कोमा k एज्यूम कर लेंगे क्या? इस पॉइंट का लोकस चाहिए तो इसको h कोमा k एज्यूम कर लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं? उसके बाद क्या करते हैं? अच्छा, h का इक्वल टू h इक्वल टू 1 बाई कोस थीटा और k इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा, यही करते हैं। अगर किसी लोकस के क्वेश्चन में साइन थीटा कोस थीटा आ रहा हो तो उनको रिमूव करना, अरे पैरामीटर है ना थीटा, तो इसको हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? कोस थीटा का वैल्यू कितना हो गया? देखो, इसको इधर, इसको इधर, तो 1 बाई एच। ऐसे ही साइन थीटा का वैल्यू यहां से 1 बाई के। और इनको हटाना हो, अगर इनको हटाना हो तो क्या करना पड़ता है बच्चे? कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यही तो साइन थीटा का वैल्यू यहाँ पे पुट करो, 1 बाई के स्क्वायर प्लस 1 बाई एच स्क्वायर इक्वल टू 1। एच स्क्वायर के स्क्वायर एलसीएम लेके उधर ले जाओ, या पूरे को एच स्क्वायर के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा बच्चे कितना? अब लोकस चाहिए, देखो ये आ गया एच के में रिलेशन, सिंप्लीफाई भी हो गया, तो लोकस में लास्ट में एक्स की जगह एच की जगह ये और एक्स की जगह ये। क्या बात क्लियर है? क्या बात क्लियर है? क्या बात क्लियर है बच्चे? तो ये था पहला लॉजिकल वे, इस क्वेश्चन को करने का पहला लॉजिकल वे, कि
पैरामेट्रिक फॉर्म में टेंजेंट एज्यूम किया और सीधा सीधा जो जो बोला वो कर दिया। दूसरा तरीका, अगर आपको पॉइंट एम का ही लोकस चाहिए तो एम को ही मान लो ना भाई, जिस पॉइंट का लोकस चाहिए उसी को अपन मान लेते हैं, कई बार उसी को लेट कर लो। अगर मिड पॉइंट एच के है, अगर ये पॉइंट एच के है तो क्या बच्चे मेरे को आप ए और बी का कोऑर्डिनेट बता सकते हो? अगर मिड पॉइंट एच के दिया है तो ए और बी क्या यही होगा? क्या आप इतना जल्दी लिख सकते हो? अरे मेथड 2 बता रहा हूं, क्या आप इतना जल्दी एच के लिख सकते हो? हाँ, अरे बताया था ना स्ट्रेट लाइन में। अरे मान के कर लो, या तो समझ में आ जाएगा यार बच्चे कि भाई इसका ये 0 होगा और इसका ये 0 होगा, तो मतलब मिड पॉइंट इन दोनों का ये आएगा तो ये 2h होगा और ये 2k होगा, यही बात है। बाकी मान के मैंने बताया हुआ है, वहां देख सकते हैं, तो ये आराम से आ जाएगा। अब ए बी का इक्वेशन कैसे आएगा? ए बी का इक्वेशन, अरे x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1 से सबसे बेस्ट वे लाइन ए बी का इक्वेशन लिखना है तो सबसे बेस्ट वे, तो इसलिए x बाई 2h, x इंटरसेप्ट ये प्लस y इंटरसेप्ट ये। अब लॉकस कैसे लाएं? अब लॉकस कैसे लाएं? अब लॉकस कैसे लाएं? तो लॉकस लाने के लिए ये किसकी है? इसकी टेंजेंट। भाई ये लाइन ए बी आ गया, पर अब कुछ तो कंडीशन चाहिए ना, कुछ तो कंडीशन चाहिए ना। कंडीशन क्या है? जो ये ए बी लाइन है ये इस सर्कल की टेंजेंट है, तो ये वाली लाइन इस सर्कल की टेंजेंट है। तो इस वाली चीज का यूज कैसे करें? अगर आपको ये दिया जाए कि ये लाइन इस सर्कल की टेंजेंट है तो क्या लगाते हो बच्चे? अरे याद करो, याद करो। ऐसा कभी बोले कि ये लाइन इस सर्कल को टच करेगी या इसकी टेंजेंट है, तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी c इक्वल टू प्लस माइनस ए अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस 1। तो c का वैल्यू इस वाली लाइन के लिए c y इंटरसेप्ट, c y इंटरसेप्ट होता है ना, तो x का वैल्यू 0 डालो तो y इंटरसेप्ट कितना आ जाएगा? 2k। इस वाले सर्कल के लिए रेडियस कितना? 2, और इस वाली लाइन का स्लोप माइनस के बाई एच। देख लो ध्यान से, स्लोप m का वैल्यू इस लाइन के लिए माइनस का के बाई एच प्लस 1। तो थोड़ा स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल करो, स्क्वायर कर दो तो के स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर बाई एच स्क्वायर प्लस 1। एच स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, एच स्क्वायर के स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। देखो बच्चे यही आगे क्या? देखो बच्चे यही आगे क्या? अरे h की जगह x और k की जगह y रखो, यही आ गया, तो सेम आंसर फिर से आ गया। तो बच्चे ये लॉजिकल वे 2, ये लॉजिकल वे 1 आराम से आप कर सकते हो। और ऐसे क्वेश्चन, क्या बात, आराम से कर सकते हो बच्चे? क्या बच्चे आराम से कर सकते हैं ये ऐसे क्वेश्चंस? तो बिल्कुल आराम से हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, बहुत अच्छे से। और अपने थोड़ा सा डेवलप करो भाई। हाँ, इस क्वेश्चन को आप अगर कोई बोले सर मैं स्लो फॉर्म में लेता हूं तो उससे भी हो जाएगा, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम ये नहीं करेगा। अगर आप ये लेते हो तो भी हो जाएगा। इसके बाद ए फाइंड करो, बी फाइंड करो, एम फाइंड करो और इसका लॉकस निकाल दो एच के लेके, तो इससे भी हो जाएगा। पर ये मैं क्यों नहीं बता रहा? क्योंकि ऐसे जब अपन करेंगे बाकी के लिए, ये एक जनरल वे बताया है जहां से पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला सब का हो जाएगा, तो इसलिए ध्यान दें, इसी फॉर्मेट से करें, ज्यादा बेटर है। बाकी तो कर ही सकते हैं भाई, और भी तरीके हैं, 1-2 तरीके और भी बता सकते हैं, पर दिस इज द बेस्ट। हाँ बिल्कुल। तो चलिए ये वाला क्वेश्चन बच्चे खुद से करिए। ये इसीलिए लिया गया कि कई बार बच्चे अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाते कि चीजों का एक्चुअल मीनिंग क्या है, तो बच्चे खुद से, और बिल्कुल बच्चे अरे सर वो कहां गया, ये तो सिंपल वो ही आ रहा है, नेक्स्ट स्लाइड वो ही है। अगर यहां तक आगे हो तो बिल्कुल बने रहिए बच्चे, ऐसी चीज बताएंगे बिल्कुल। अरे बहुत अच्छा। हाँ तो इसको करो पहले, इसको करिए। सर्कल विच है इट्स सेंटर एट पॉइंट, सेंटर है एक पॉइंट पे, और ये एक लाइन इसका टेंजेंट है, ये इसको टच कर रही है 3x प्लस 4y माइनस 1 इक्वल टू। तो इस सर्कल का इक्वेशन चाहिए। क्या बात कर रहे हैं जनाब, सर्कल का इक्वेशन चाहिए। तो यार सर्कल का सेंटर तो है, मेरे को तो क्या चाहिए? रेडियस चाहिए। रेडियस कैसे आएगा? रेडियस मुझे पता है, अगर यहां से इस पे परपेंडिकुलर डालूंगा तो ये आ रही होगी। अरे सेंटर से जब अपन
इस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर डालेंगे तो जो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वही आर का वैल्यू है क्या? बिल्कुल। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वही क्या है बच्चे? आर का वैल्यू, वही आर का वैल्यू। तो जल्दी से देखिए आर बराबर कैसा? ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही तो होगा। तो आर का वैल्यू ये वाला पॉइंट इसमें डालो तो 3 प्लस 4 इंटू 2 -1 अपॉन, अरे यही मतलब होता है ना इसका कि ये पॉइंट इसमें डालो अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो कितना हो रहा है? देखिए 8 3 11 10 10/5। तो आर का वैल्यू कितना आ गया? 2। आर का वैल्यू 2 आ गया बस। और सेंटर था ही तो सीधा सीधा x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो क्या बच्चे वो डाल दो, x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y प्लस 1 इक्वल टू 0। ये आंसर, यही आंसर। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, समझ आना चाहिए था। क्लियर है? अब चलते हैं टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट लिख लेना। तो देखो सर्कल है, अगर इसके मेरे को एक्सटर्नल पॉइंट दिया और यहां से टेंजेंट ड्रॉ करने की बात करेंगे तो कितनी टेंजेंट आएंगी? 2। तो ये एक्सटर्नल पॉइंट आपको दिया जाएगा और ये सर्कल आपको दिया जाएगा। तो कैसे आप इस पॉइंट से आने वाली इन दो टेंजेंट्स का इक्वेशन लिखेंगे, पीए और पीबी का इक्वेशन। और इनमें बहुत घपलाबाजी हो जाता है बच्चे, आगे जब आते हैं समझ ही नहीं आता कि टेंजेंट आने चाहिए थे 2, आ जाते हैं 4 और भी 1-2 गड़बड़ हो जाती है। तो उसके लिए फिर मैंने क्या सोचा कि हर बार बच्चा जब गलती कर रहा है तो फिर मैंने एक प्रोसेस बनाया कि भाई अगर आप ये लगाओगे तो आपका आंसर कभी गलत नहीं आएगा। किसी भी क्वेश्चन का चाहे कैसे भी घुमाए क्वेश्चन को, गलत आंसर नहीं आएगा और टाइम भी कम से कम में कर पाओगे। तो ठीक है, और ये किसके लिए है? सबके लिए। वो देखो फॉर ऑल सेकेंड डिग्री कर्व। सर्कल के लिए तो मैं और भी तरीके तुम्हें बता सकता हूं जो काम कर जाएंगे, पर वो सभी के लिए नहीं करेंगे। इसलिए फॉर ऑल सेकेंड डिग्री कर्व सबके लिए अगर एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट चाहिए तो क्या बोलेंगे? अज्यूम टेंजेंट इन स्लोप फॉर्म। क्या करो? स्लोप फॉर्म में टेंजेंट अज्यूम कर लो। कौन से? स्लोप फॉर्म में। y बराबर mx। जैसे मैं सर्कल की बात करते हुए चल रहा हूं अभी, तो किस इसने बोला स्लोप फॉर्म में टेंजेंट अज्यूम करो। फिर क्या बोला? देन सेटिस्फाई द पॉइंट। भाई ये पॉइंट तो सेटिस्फाई करेगा ना इसको, ये वाला पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा, तो सेटिस्फाई करवा दो। y1 इक्वल टू mx1। तो ये आ गया इक्वेशन, ये इक्वेशन आ गया। अब क्या करना है? फाइंड 2 डिफरेंट वैल्यूज ऑफ स्लोप। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट नहीं। अरे पागल है क्या यार, ऐसे ही लिख दो। 5 स्टार है तो स्टार की बार 5। तो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, इंपॉर्टेंट नहीं बहुत इंपॉर्टेंट है ये लाइन। देखो ध्यान से देखो, अगर एक्सटर्नल पॉइंट से 2 टेंजेंट आएंगी तो ये टेंजेंट और ये टेंजेंट दोनों की स्लोप क्या रहेगी? अलग अलग रहेगी। तो इसका मतलब एक्सटर्नल पॉइंट से 2 टेंजेंट आएंगी, इसका मतलब m के 2 अलग अलग वैल्यूज आने चाहिए यहां से। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो यहां से m के 2 अलग अलग वैल्यूज आने चाहिए। देखो x1 y1 का वैल्यू है, a का वैल्यू है, तो इसको सॉल्व करके किसके? m के 2 अलग अलग 2 डिफरेंट वैल्यूज ऑफ m। अरे स्लोप के 2 अलग अलग वैल्यू आएंगे। इस लाइन का बहुत ही खतरनाक मीनिंग है। 2 दिख रहा है ना भाई, दिख रहा है ना भाई कि 1 और 1 2 टेंजेंट है, दोनों की स्लोप अलग अलग है, तो इसको सॉल्व करके m के 2 अलग अलग मान आने चाहिए। हाँ देख अभी करेंगे क्वेश्चन, रुको। हाँ और फिर भी पंगा है। m के 2 अलग अलग मान आ गए और ये मान वापस इसी में रख दोगे तो यहाँ तो 4 इक्वेशन बन जाएंगे, यहाँ से 4 इक्वेशन बन जाएंगे। तो इसमें नहीं रखेंगे, अरे वो प्लस माइनस के चलते 4 इक्वेशन हो जाएंगे, जबकि आंसर 2 ही आने चाहिए। इसलिए क्या बोला आगे वाली लाइन? राइट टेंजेंट यूजिंग पॉइंट स्लोप फॉर्म।
तो पॉइंट मतलब y माइनस वाई वन इक्वल टू एम टाइम्स x माइनस एक्स वन। इसका यूज करके टेंजेंट लिख लेना। भाई तुम्हें दो लाइनों का इक्वेशन लिखना था, इसका m आ गया और ये पॉइंट आ गया, इसका m1 आ गया और ये पॉइंट आ गया, इसका m2 आ गया और ये पॉइंट आ गया। तो यार इसका यूज कर लो ना दो स्लोप लिखने के लिए, नहीं तो तुम यूज चेक करते कराते फिरोगे, बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा और इनफेक्ट समझ ही नहीं आएगा हो क्या रहा है अपने साथ। और ये तब समझ में आता है आपको जब आप रियल वाले एग्जाम में होते हो, उससे पहले नहीं समझ में आएगा। तुम कभी अरे ऑप्शन ही यही था, यही था, वो ही था करके कर ही लोगे, पर जिस दिन रियल एग्जाम होगा उस दिन समझ में आएगा हुआ क्या है, आंसर क्यों नहीं आ रहा, चार क्यों आ रहे आंसर, उस दिन ही पता चलता है ज्यादातर बच्चों को। इसलिए ये लाइन, इस स्लाइड का एक एक पॉइंट, और सबसे जो खतरनाक क्वेश्चन जहां बनता है वो ये है, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन भी है, दिमाग भी इन्वॉल्व है, और हर चीज एक एक चीज आपको यहां पे मैटर करेगी। तो किसके लिए ये, किसके लिए, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। सबसे बढ़िया क्वेश्चन होता है टेंजेंट या नॉर्मल का एक्सटर्नल पॉइंट से। तो क्या करना है कि स्लोप फॉर्म में मानना है, पॉइंट को सेटिस्फाई कराना है, एम के दो अलग अलग वैल्यू लाने हैं और फिर पॉइंट स्लोप फॉर्म का यूज करके टेंजेंट लिख लेना है। तो ये इसलिए इतना इसको इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है कि ये क्वेश्चन ही भयानक है। तो चलो अब आते हैं क्वेश्चन पे कि सर ये क्या है ऐसा। फाइंड टेंजेंट टू सर्कल फ्रॉम दिस मतलब इस पॉइंट से इसके लिए टेंजेंट का इक्वेशन लाओ। ये सर्कल है भैया और ये पॉइंट है, देखो यहाँ 6,0। तो अगर यहां से आप टेंजेंट लिखो तो ये तो एक इधर जाएगा और एक इधर जाएगा, दो आएंगे, ये तो समझ में आ ही रहा है सबको। तो बस क्या करना है, एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट लिखना है। तो स्लोप फॉर्म y बराबर m x प्लस माइनस ए अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस। इस वाले के लिए एक का वैल्यू y बराबर एम एक्स, एक का वैल्यू कितना है 3। तो ये मान लिया सर स्लोप फॉर्म में, स्लोप फॉर्म सबसे पहला काम, अगर एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट स्लोप फॉर्म मान लेना। उसके बाद ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा। भाई जो टेंजेंट अपनी है ये हो या ये हो, दोनों ही इस पॉइंट से पास होंगी। तो मतलब ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा। क्या क्लियर है बच्चे बात? ओए सर यही बता रहे थे क्या? अगला क्वेश्चन खुद से कर लो और आंसर निकाल लो। आंसर आ जाए तब बताना कि कैसे आया। हाँ बिल्कुल, और बिल्कुल कमेंट करके बताइएगा। हाँ तो ये लिखो 0 इक्वल टू 6m। अरे सेटिस्फाई करा रहे हैं, y का वैल्यू 0, x का वैल्यू ये प्लस माइनस 3 अंडर रूट एम स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करके m की दो मान लाने। तो सॉल्व कैसे करें, इसको इधर लाते हैं। भाई स्क्वायर करना है, सीधा स्क्वायर कर दोगे तो सॉल्व नहीं होगा, इसलिए अपने को स्क्वायर रूट तो समझ में आता है ना, तो इसलिए इसको इधर लाओ। तो ये हो जाएगा बच्चे 3 काट दो तो 3 तो काट दो कॉमन लेके, तो -2m इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस। तो स्क्वायर कर दो 4m स्क्वायर, तो 3m स्क्वायर इक्वल टू 1। तो m का वैल्यू क्या आ गया 1/√3। नहीं बच्चे प्लस माइनस 1/, गलतियां मत करो भाई। m स्क्वायर 1/3 आया तो m का वैल्यू प्लस माइनस 1/√3। अब टेंजेंट क्या आ जाएगा y माइनस वाई वन इक्वल टू, देखो अगर तुम ये वैल्यू यहां डालोगे, एक बार m का वैल्यू 1/√3, अगर m का वैल्यू 1/√3 डालते हो तो 1/√3 यहां डालो, यहां प्लस माइनस है तो दो इक्वेशन, और -1/√3 डालते हो तो दो इक्वेशन और 4 इक्वेशन आ जाएंगे। इसलिए अपना जो फेवरेट मेथड है वो ये कि भैया आपको पता ही है ना, वो दोनों टेंजेंट इस पॉइंट से पास होंगे और उनका स्लोप मेरे पास है, तो मैं सीधा ही लिख दूंगा y माइनस वाई वन इक्वल टू m का वैल्यू प्लस माइनस √3 और x माइनस 6। खत्म, यही आंसर है, यही दो आंसर है। और जब अगर आप ये वैल्यू यहां डाल दिए हो तो 4 आंसर आएंगे, समझ में नहीं आएगा क्या करें क्या नहीं करें। तो इसलिए ध्यान से देख लो, यही दो आंसर हैं। अब सर्कल के क्वेश्चन में आप इस क्वेश्चन को और तरीकों से भी कर सकते हो। भाई सर्कल में मेथड 2, मेथड 3, मेथड 4 तक मैं बता सकता हूं। मेथड 2 कि सर कौन सा, पैरामेट्रिक यूज कर लो। सर
इस पॉइंट से पास होने वाली लाइन लिख देंगे, पी सी इक्वल टू आर लगा लेंगे, मतलब y माइनस 0 इक्वल टू एम टाइम्स एक्स माइनस 6 और पी सी इक्वल टू आर लगा के कर लेंगे। या चौथा बकवास मेरे को करना हो तो ये थीटा निकाल लो, यहां से ये वो करके ज्योमेट्री से ढाल आ गया, पॉइंट आ गया, सब महाबकवास कर सकते हैं। पर ये वो तरीका बताया है जिससे सर्कल नहीं, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला सब सॉल्व होंगे, सबके क्वेश्चन सॉल्व होंगे और कम से कम टाइम में और बिना किसी कंफ्यूजन के। तो गौर से देखिए और अगर ये समझ में आ गया तो अगला क्वेश्चन करिए, वो एक बहुत शानदार क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन मैं सभी में बना सकता हूं। तो ध्यान से देखिए, फाइंड टेंजेंट टू द सर्कल फ्रॉम पॉइंट, फाइंड टेंजेंट टू द सर्कल फ्रॉम पॉइंट। सीधा सीधा क्वेश्चन है, कहने को बहुत सीधा क्वेश्चन है कि इस वाले सर्कल पे इस पॉइंट से टेंजेंट्स 4,7 है ना ये पॉइंट, तो यहां से टेंजेंट्स, तो ये टेंजेंट्स आ जाएंगे बच्चे। तो कैसे करेंगे, एक्सटर्नल पॉइंट है, सीधी सीधी बातें करते हैं, सीधी बातें करेंगे तो क्या, y इक्वल टू एम एक्स। सर स्लो फॉर्म है, हाँ पहले इसका आंसर ले आओ बच्चे, a का वैल्यू 4 रख दिया मैंने, y बराबर एम एक्स प्लस माइनस ए एंड रूट एम स्क्वायर, a का वैल्यू ए। अब ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा भाई, जो भी टेंजेंट है ये इस पॉइंट से ही तो जाएंगे ये टेंजेंट, तो ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा, तो 7। बच्चे इसका अगर एग्जैक्ट आंसर आप ले पाए तो बहुत गजब होगा। अब इसको सॉल्व करके m का वैल्यू तो 7 माइनस 4m, भाई इधर लाके स्क्वायर करना पड़ेगा ना, होल स्क्वायर कर दीजिए, तो 749 प्लस 16m स्क्वायर, 16m, चलो यार, अरे स्क्वायर ही किया बच्चे, कुछ नहीं किया यार। हाँ बताओ, तो कितना 16m स्क्वायर माइनस 28 56m 56m प्लस 49 इक्वल टू 16m स्क्वायर प्लस 16, तो ये कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 56m इक्वल टू कितना 33, इसको इधर लाओ, इसको इधर ले जाओ, m का वैल्यू 33/6। सर बड़े बड़े शब्दों में लिख रहे थे आप, 2 मान आएंगे m के, तो एक ही मान आया, m का तो एक ही वैल्यू आया। और ये चमत्कार बहुत जगह होगा, मैंने तो साफ साफ लिखा था, अगर एक्सटर्नल पॉइंट है तो 2 टेंजेंट आएंगी, और 2 टेंजेंट आएंगे, वो दोनों टेंजेंट अलग अलग है टेंजेंट, तो m के भी 2 अलग अलग मान आने चाहिए, यहां तो नहीं आए, पर आने तो चाहिए थे, नहीं आए, तो क्या करें सर, कुछ गलती किया? बिल्कुल नहीं किया। तो अब 2 इक्वेशन कैसे लाओगे सर, ये m का वैल्यू यहां डालेंगे तो 2 इक्वेशन आएंगे, नहीं वो गलत है। मैंने बोला है m के 2 अलग अलग मान आएंगे, अगर 2 टेंजेंट आनी है तो 2 अलग अलग मान आएंगे, यहां तो एक ही मान आया, तो क्या करें बच्चे, क्या करें? तो इसलिए इस चीज को, और पूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात है, अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि 2m की वैल्यू आने से एक ही आया तो ये वो मिस्टेक है। बताओ, अब बता दो, या कैसे आपको क्वेश्चन में पता चलेगा कि अरे गड़बड़ हो रहा है कुछ? तो देखिए बच्चे, अगर ज्योमेट्री से जाओगे तो एक टेंजेंट ऐसी है क्या, अरे भाई ये पॉइंट 4,0 है ना, सर्कल का रेडियस 4 है, तो ये 4,0 और ये 4, तो इसलिए इस वाली टेंजेंट का स्लोप इन्फिनिटी हो गया। तो लिख लो, अगर कभी भी पूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात कर रहा हूं मैं, अगर ऐसा लगे कि m के 2 वैल्यूज आने चाहिए थे और एक वैल्यू आए, तो समझ जाना दूसरा वैल्यू इन्फिनिटी है। अगर आपने कुछ गड़बड़ नहीं की तो पक्का दूसरा वैल्यू इन्फिनिटी होगा, और एक बार चेक या वेरीफाई जरूर कर लेना। पर पूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात कर रहा हूं मैं, इसकी नहीं, पूरी की। कभी भी सरल सही स्ट्रेट लाइन क्वेश्चन हो, सर्कल हो, और सब में 1-1 2-2 ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, अरे कुछ भी हो, तो पूरी में अगर कभी ऐसा लगे कि 2m की वैल्यू आने चाहिए थे, 1 क्यों आ रहा है, तो दूसरा वैल्यू पक्का इंफिनिटी होगा। उसका रीजन देखो क्या होता है,
उसका रीजन एक तो मैंने ये बता दिया, ज्योमेट्री से देख लो। दूसरा रीजन ये है बच्चे, दूसरा रीजन देखो, इससे ये कटा, मतलब अगर इस इक्वेशन में, अगर इस इक्वेशन में ए का वैल्यू 0 होता है, ए का वैल्यू 0 हो जाता है इस वाले इक्वेशन में, तो उसमें एक रूट फिर क्या आ जाता है, उस टाइम एक रूट क्या आ जाता है, इन्फिनिटी। देखो इसमें ऐसा ही तो हुआ कि m को इधर लाते तो अपने 0 इंटू एम स्क्वायर हो जाता। अरे इसको इधर लाते एम स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 हो गया ना, तो इसलिए यहां से एक m का दूसरा वैल्यू इन्फिनिटी आया। भाई एम स्क्वायर, अरे क्वाड्रेटिक था, एम का मतलब एम स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 हो गया। अगर इस क्वाड्रेटिक में एक का वैल्यू 0 तो एक रूट इन्फिनिटी हो जाता है अपने आप। ये क्वाड्रेटिक का बहुत भयानक वाला है ना, बहुत डिटेल में पढ़ा है तो ये बात पता हो सकती है, अदरवाइज नहीं। तो ये बात है, ये बात समझ गए। तो इसलिए एम के देखो एक वैल्यू ये रहा, एक ये रहा, तो दो टेंजेंट्स क्या आएंगे, y माइनस ये वाला पॉइंट y माइनस y1 इक्वल टू x माइनस x1 इंटू, पहले तो ये मान रख देते हैं 33/56 और दूसरा मान ये है y माइनस 7, और m का वैल्यू इन्फिनिटी आए तो क्या यूज करना है, 1/0। बिल्कुल बिल्कुल, तो इस 0 को कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, x माइनस y बराबर 4, x माइनस 4 बराबर 0। भाई इसको इधर कर, तो x माइनस 4 एक तो ये आ गई और एक ये आ गई, तो ये दो टेंजेंट आ गए, एक ये और एक ये, तो एक ये टेंजेंट एक ये, तो दो टेंजेंट आनी चाहिए थी, दोनों आ रही। अब बोल रहे हैं आल्सो फाइंड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, तो इसका तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यही आ गया। अरे एक तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, और ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालने के लिए क्या करोगे, बेस्ट वे क्या होता है, सर्कल में सर्कल की टेंजेंट का पॉइंट ऑफ निकालने का, मैं एक तो इलिप्स में बताऊंगा बहुत गजब तरीका, उसको भी आप यहां लगा सकते हो, पर सर्कल में एक और भी तरीका हो सकता है। कैसे कि यहां से देखो क्या डाल दो बच्चे, यहां से फुट ऑफ परपेंडिकुलर, इस ओरिजिन से ये क्या हो जाएगा, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। हालांकि ये थोड़ा सा लंबा हो जाएगा बच्चे, ये वाला क्वेश्चन में लंबा हो जाएगा, तो ये देखो क्या हो जाएगा, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। मतलब अगर आपको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालना है सर्कल में, तो इस वाली टेंजेंट का तो यहां से परपेंडिकुलर डाल दो, तो ये क्या आ जाएगा, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाले ना, हाँ इसमें थोड़ा सा लंबा कैलकुलेशन हो जाएगा, इसलिए अपन नहीं निकाल रहे हैं, बाकी कंसेप्ट याद होगा गया। अरे यार ये वाला पॉइंट चाहिए, तो या तो तुम इस सर्कल और इसको सॉल्व कर लो, वो तो भयानक काम है ना। तो दूसरा तरीका क्या है कि इसके सेंटर से इस पे परपेंडिकुलर डाल दो, वो अभी तक ये कर सकते हो आप। बाकी इसके दो तरीके और बताऊंगा जो अच्छे हैं, काफी अच्छे तरीके, अभी नहीं कभी बताएंगे, और वो सबके लिए ही बताऊंगा, ठीक है। तो इसलिए इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से वेरी 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 इंपॉर्टेंट करके लिख लो कि अच्छा ऐसा भी होता है। क्या ये बात आपको पहले पता थी? तो नहीं पता थी, रेसर पता थी, हाँ हो सकते हैं भाई कुछ बच्चे बहुत अच्छे, तो बहुत अच्छे अगर पता थी, तो एक बात नहीं जो मैंने बताई कि पता कैसे चलेगा कि सर m का वैल्यू इन्फिनिटी। तो आपको अगर ऐसा पता चल जाए ना, ये हमेशा याद रखना, अगर सर्कल पे एक्सटर्नल पॉइंट से कितनी टेंजेंट आएंगे, हमेशा ही दो। अगर सर्कल के ऊपर ही पॉइंट है तो वहां एक ही टेंजेंट बनेगा, और सर्कल के इनसाइड पॉइंट हो गया तो वहां से टेंजेंट आएगा ही नहीं। तो ध्यान रखना इस चीज को बहुत अच्छे से। तो ये पॉइंट आउटसाइड था, इसलिए दो टेंजेंट आनी चाहिए थी, और ये जो मेथड एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट निकालने वाला है, बहुत अच्छे से देख ले बच्चे, ये इलिप्स हाइपरबोला में बहुत खतरनाक हो सकता है, बहुत भयानक हो जाता है, इसलिए ध्यान से देखिएगा। हाँ आगे, पेयर ऑफ टेंजेंट्स। अब देखो कोई सा ही सेकेंड डिग्री का कर्व हो, उस पे अगर एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट लिखी जाएंगी तो कितनी टेंजेंट आएंगी, एक ऐसे और एक ऐसे। ये कुछ भी हो सकता है ना, मैंने इतना ही बनाया है। अरे ये सर्कल, पैराबोला, इलिप्स जो भी हो, अगर किसी भी कर्व की एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट डालूंगा तो कितनी आएंगी, दो टेंजेंट आएंगी। अब ये दोनों टेंजेंट को अपन क्या बोल देते हैं, पेयर ऑफ टेंजेंट। तो एक और एक दो टेंजेंट है तो पेयर ऑफ टेंजेंट। अब अगर इन दोनों टेंजेंट का मुझे अलग अलग इक्वेशन चाहिए
तो मैं कैसे लिख लूंगा, 2 क्वेश्चन अभी करे ना, एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट इसका और इसका अलग अलग इक्वेशन मेरे को चाहिए, तो मैं कैसे निकालूंगा, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, जो अभी भी करके आए। पर अगर मुझे इन दोनों का कंबाइंड इक्वेशन चाहिए, मतलब पेयर ऑफ टेंजेंट के बारे में ही बात कर रहा हूं, वो इसके और इसके दोनों के बारे में बात कर रहा हूं, तो फिर मैं क्या कर सकता हूं, वो देखो। फॉर ऑल सेकेंड डिग्री, पहली बात तो ये चीज सभी सेकेंड डिग्री कर्व के लिए आएगा, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला। तो इसने क्या लिखा है, फॉर ऑल सेकेंड डिग्री कर्व्स इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट टू, इस पे कहां से, फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, फ्रॉम कहां से, एक्सटर्नल पॉइंट x1 y1 इज ए टी स्क्वायर इक्वल टू SS1। क्या क्या, फॉर ऑल सेकेंड डिग्री कर्व्स इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट। देखो किसकी बात कर रहे हैं, पेयर ऑफ टेंजेंट्स का इक्वेशन चाहिए, तो वो क्या होगा, टी स्क्वायर इक्वल टू SS1। क्या इतना छोटा, हाँ सबके लिए, बिल्कुल सबके लिए बच्चे, टी स्क्वायर इक्वल टू SS1, टी स्क्वायर इक्वल टू SS1, चाहे ये कोई सा ही कर्व हो, टी स्क्वायर इक्वल टू SS1। अब तुम बोलोगे सर टी क्या होता है, तो टी तो अपन जानते हैं, टू फाइंड टी रिप्लेस एक्स स्क्वायर को x1 से, y को y, इसको a, इसको a, इसको a, इसको a। अरे ये तो बताया था ना, टी कैसे लिखना है, यही, हाँ s क्या है, मतलब इस कर्व को अपन s बोलते हैं, इसके इक्वल टू में s लिख दो, s ये है। S1 क्या होता है, ये वाला पॉइंट इसमें डालो, ये वाला पॉइंट इसमें डालो, तो वो जो आएगा वो S1 होता है। बहुत ही प्रिटी छोटा सा, और ये सबके लिए, इसलिए अच्छे से याद रखिएगा, पेयर ऑफ टेंजेंट, और इसका यूज केवल तभी करना है जब एक्सटर्नल पॉइंट से पेयर ऑफ टेंजेंट का इक्वेशन निकाल, पेयर ऑफ टेंजेंट का इक्वेशन निकाला हूं, केवल तभी यूज करेंगे। क्या ये बात क्लियर है सर? इसका प्रूफ बिल्कुल किया जा सकता है बच्चे। कैसे? एक्सटर्नल पॉइंट से 2 टेंजेंट लिखो और फिर उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो वहां से पेयर ऑफ टेंजेंट का इक्वेशन आ जाएगा। और भी तरीके हैं, इनका प्रूफ आराम से कर जा सकता है, हाँ, पर आपके लिए वो कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, मतलब बेकार है आपके लिए। अगर आप ऐसी चीजों में जाओगे तो भैया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में फंस जाओगे। फिर भी अगर किसी को लगता है कि सर नहीं चाहिए, बिल्कुल लाइव क्लास में आ सकते हो, यहां मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा सभी का। तो इसलिए सीधा याद रखना है टी स्क्वायर इक्वल टू SS1। कैसे यूज करना है, आज एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, बाकी इसका यूज बहुत अच्छे से भी आता रहेगा। तो लिखिए बच्चे, वही सेम क्वेश्चन है, फाइंड पेयर ऑफ टेंजेंट्स। यहां पेयर इसने लिख दिया, फाइंड पेयर ऑफ टेंजेंट्स, मतलब टेंजेंट्स का जो पेयर है उसका ही इक्वेशन चाहिए। तो उसका इक्वेशन निकालने के लिए तो सीधा टी स्क्वायर इक्वल टू SS1। अब यहां पे टी कैसे लिखेंगे, एस कैसे, एस क्या है बच्चे, एस है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 16। S1 क्या है, ये पॉइंट इसमें डालना है, तो S1 क्या हो जाएगा, 4 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर माइनस 16। तो ये 16 से 16 कट जाएगा, S1 इक्वल टू 49। S आ गया, S1 आ गया, टी बराबर टी कैसे लाओगे, टी कैसे आता है इसका, x1 प्लस y1 माइनस 16। x1 y1 का वैल्यू डाल दो, 4x प्लस 7y माइनस 16, ये t का वैल्यू आ गया। तो बस पुट कर दो बच्चे यहाँ पे, तो 4x प्लस 7y माइनस 16 का होल स्क्वायर इक्वल टू एस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 16 इंटू 49। तो ये आ गया, इसको आप सिंप्लीफाई करके भी लिख सकते हैं। ये इक्वेशन आ गया पेयर ऑफ टेंजेंट्स का, इसको सिंप्लीफाई करके भी आप लिख सकते हैं, 16x स्क्वायर प्लस 49y स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर, इसको इससे मल्टीप्लाई 64 128 x, इसको इसके 32 इंटू 7 y, इसको इससे करेंगे तो ये आ जाएगा 7 28 56 xy इक्वल टू इधर 49x स्क्वायर प्लस 49y स्क्वायर माइनस 16 इंटू 49। इसको थोड़ा अच्छे से लिखेंगे तो ये तो एक कट जाएगा, बाकी थोड़ा सा ध्यान से इधर ले जाएंगे, 33x स्क्वायर माइनस 56 xy प्लस 128x माइनस 32 प्लस 32 इंटू वाई, 32 इंटू 7y।
उसको और ले जाओ भाई, -16 इंटू 49 -16 इसको, तो ये आ गया। अब देखो बच्चे, अगर इसको लाने का दूसरा तरीका, ये क्वेश्चन अपन ने किया था, ये क्वेश्चन अपन ने किया है, तो वहां अपन ने दो टेंजेंट निकाली, तो एक x-4 इक्वल टू 0 और एक समथिंग y-7 x-4 इंटू, अरे अभी भी तो किया था यार, कितना आया था 56 13 ऐसा ही कुछ आया था ना, ये रहा 33 56, तो यही क्वेश्चन किया था, तो 33 56, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा। देखो 33 रो कुछ ऊंचाई भी रहा ना, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये ला सकते हो आप, और इसका फैक्टराइज करके ये ला सकते हो। इसको फैक्टराइज करोगे तो ये आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा। पर अब देखो मैंने क्यों बोला था कि इसका यूज तभी करना है, इसका यूज केवल तभी करना है जब पेयर ऑफ टेंजेंट से। क्यों? क्योंकि इसका जो फैक्टराइज करना है कर सकते हैं, मैंने पेयर ऑफ लाइन में बताया था, पर इतना आसान नहीं होगा, इसका फैक्टराइज करना इतना आसान नहीं होगा। इसलिए अगर आपको पेयर ऑफ टेंजेंट चाहिए तो आप ये लगाओगे, ये वाला, मतलब पेयर ऑफ टेंजेंट या उसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए तो ये लगाओगे। और अगर आपको दोनों टेंजेंट्स का अलग अलग इक्वेशन चाहिए तो फिर वो एक्सटर्नल पॉइंट वाला कंसेप्ट आप लगाओगे, वो यहां पे ज्यादा बेनिफिट होगा, टाइम कम से कम आपको लगेगा और फंसेंगे नहीं आप। अदरवाइज आप इससे भी कर सकते थे। तो इस वाले लेक्चर में देखो बच्चे, एक्चुअल में क्या होता है ना, कंसेप्ट तो सबको पता है, पर उस कंसेप्ट में प्रॉब्लम कहां आती है कि एग्जाम वाला क्या पूछेगा या बच्चे को कहां डाउट होता है, वो वाली चीज एकदम स्ट्रेस देके बता रहा हूं मैं कि ये दोनों ही चीजों में दिक्कत आती है बच्चे। कि जो दो क्वेश्चन के थे ना, वो बहुत ही शानदार क्वेश्चन थे, और उसमें भी अब ये आपको पता हो जाएगा शायद, अगर सेंटर x1 y1 रहता तो आप वो टेंजेंट का इक्वेशन स्लो फॉर्म में लिखना जानते हैं ना, y की जगह y माइनस y1, x की जगह x माइनस x1, तो वो भी आपको करना पड़ता। क्लियर है? क्या बात क्लियर है? तो आराम से कर सकते। थोड़ा ध्यान से देखिएगा बच्चे, ये डीपीपी है, अच्छे से करिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए इसमें। और ये इसका आंसर की है। अगर किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आए कमेंट करके बताएं, और फिर भी दिक्कत आए लाइव क्लास ज्वाइन कर सकते हैं आप इसी गूगल कोड का यूज करके। मंडे को 8:15 बजे होता है। क्या बात क्लियर है? और अगर ऐसे वीडियोज चाहते हैं आप कि बिल्कुल पूरे डिटेल में बनाए जाएं, जहां से आप IIT एडवांस क्रैक कर सकें, तो बिल्कुल बच्चे शेयर सब्सक्राइब लाइक करें हमेशा की तरह। थैंक यू वेरी मच। इफेक्टिव तैयारी करो।